हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपकी प्यार के साथ इतना प्यार आपने हमें पिछली वीडियोस में दिया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नई अपनी क्रिएशंस के साथ नया कुछ एनिमेशन लेकर के आए हैं। तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा इसमें, क्योंकि हमने बात की थी कि कैसे मुगलों ने हमारी इंडिया में यानी हमारे भारत में आगमन करते हैं, तो उसके आगे क्या होता है। तो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे हमें ये कनेक्टेड स्टोरी आगे पता लगेगी हिस्ट्री की कि आगे क्या होता है। क्योंकि हमारे सबसे पहले इंडिया पर राज करने के लिए कौन आए थे? मोहम्मद गजनवी, जो 17 बार इंडिया को लूटते हैं। फिर मोहम्मद गोरी, जो यहाँ का एरिया कंक्वायर करते हैं। और मोहम्मद गोरी की अपनी कोई संतान नहीं है, वो अपने साथ अपने स्लेव लेके आते हैं। उनके 3 स्लेव काफ़ी बेस्ट थे, जिनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उनको वो यहीं का राज दे करके चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं के गवर्नर बन जाते हैं, यानी यहीं पर दिल्ली पे उनका राज आता है। तो जब से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर राज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कौन सी डायनेस्टी शुरुआत होती है, तो वहाँ से हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये शुरुआत कब से हुई थी ये हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान 1192 AD में हार जाते हैं और जीत कौन जाता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी फिर जिनको ये एरिया दे करके जाते हैं वो किसकी शुरुआत करते हैं? वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। और ये डायनेस्टियाँ 5 डायनेस्टियाँ हम इसमें पढ़ेंगे, जिनको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो आप देखिएगा, ये आपने एरिया देखा। दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हैं। एस्टिब्लिशमेंट किसने किया, इसका कब हुआ, यानी फाउंडर थे इनके कुतुबुद्दीन ऐबक। एस्टिब्लिशमेंट होता है 1206 AD में। डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत 5, जो मैं अभी बता चुकी हूँ। हर एक 5 डायनेस्टी की हम बात करेंगे। आज हम पहली डायनेस्टी को पढ़ते हैं, जो स्लेव डायनेस्टी है। टोटल पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत 320 एंड टोटल सुल्तान कितने होते हैं? 32, यानी पूरे 32 सुल्तानों की बात होगी इस पूरे पीरियड के अंदर। और ये खत्म कब होती है, एंड कब होता है? 1526 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल में होता है, जो 20 अप्रैल 1526 को। इसमें जीतता कौन है? बाबर और लोधी के बीच में लड़ाई होती है, यानी सबसे लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। उसके जो राजा थे वो लोधी थे। जो लोधी किसके साथ होती है लड़ाई? बाबर के साथ होती है। और बाबर के साथ जब उनकी लड़ाई होती है, बाबर है मुस्लिम, यानी मंगोल से आए थे, ये मंगोलिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जब बाबर इसको जीत जाते हैं तो लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है और मंगोल यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी का पीरियड। देख लिया होगा आपने 1206 से लेकर 1219 AD तक। तो इसमें कौन कौन किंग आते हैं? देखिए, आप मेन किंग्स की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले नंबर पे आते हैं, जो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैं। और सेकंड नंबर पे आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। थर्ड नंबर पे रजिया सुल्तान आती है, यानी ये फर्स्ट फीमेल है, इनके बारे में भी हम बातें करेंगे। फिर आते निसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन, ये दोनों आते हैं। और इसके साथ स्लेव डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सब की आपने फोटो देख ली होगी कि कैसे फिर नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है। इनके बाद फिर खिलजी आती है, तो खिलजी डायनेस्टी की हम आगे बात करेंगे। अभी इसी की करते हैं फर्स्ट डायनेस्टी की। तो स्लेव डायनेस्टी में कितना एरिया कैप्चर किया गया था ये आप देखिए। तो ये जो पिंक कलर से एरिया दिखा रखा है, ये पूरा नॉर्थ में इंडिया के, और ये सारा वेस्ट और ईस्ट वाला पार्ट है, ये सारा स्लेव डायनेस्टी के अंडर होता है। अब आप बात कर सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी फर्स्ट कौन है? ये फाउंडर है। और इन्हीं की बात करते हैं। वाइल कमिंग टू हिज होमलैंड, यानी जब ये होमलैंड से आ रहे थे, मोहम्मद गोरी वॉज मर्डर, मोहम्मद गोरी का मर्डर हो जाता है। ही डिड नॉट हैव एनी सन, उनके कोई सन नहीं थे। सो हिज सोल्जर ऐबक बिकम द किंग, ऐबक को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु स्टार्टेड द दिल्ली सल्तनत, यानी सल्तनत ऑफ दिल्ली ये स्टार्ट करते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड हम देखते हैं 1206 से लेकर 1210 AD तक।
इनको टाइटल सुल्तान, यानी जितने भी ये आएंगे राजा, इनको सुल्तान का टाइटल दिया जाएगा। फैमिली तुर्किश फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तुर्किश पेरेंट्स एंड ऐबक वाज सोल्ड टू क्वाजी, एक क्वाजी को इसके पेरेंट्स हैं वो बेच देते हैं। हु एजुकेट हिम एंड ट्रेन हिम टू बी ए सोल्जियर, यानी उसको सोल्जियर बनाने के लिए वो ट्रेन करता है। ऐबक वाज सोल्ड टू मोहम्मद गोरी, फिर ऐबक किसको बेचा जाता है? मोहम्मद गोरी को। आफ्टर द क्वाजी डेथ, यानी क्वाजी की डेथ होने के बाद मोहम्मद गोरी उसको खरीद लेता है, जो बाद में इसको इंडिया लाता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। His strength, character and his loyalty to his master, apart from his military skill, earned him the position of commander in Gori's army, यानी गोरी की आर्मी में इतनी सारी इनके अंदर स्किल है, लॉयल्टी है और ये कमांडर बन जाते हैं इतनी सारी स्किल के साथ। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। जब गोरी हैं वो यहाँ से जाते हैं, लेफ्ट द चार्ज गोरी कंक्वायर इन इंडिया, जो भी इंडिया में पार्ट लिया था, तो ये सेकंड बैटल ऑफ तेराइन में लिया था जो गोरी ने, यानी पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो वो सारा इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं। ही वॉज ए टॉलरेंट रूलर, ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट विद जस्टिस, यानी जस्टिस से काम करते थे, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, यानी इनका न्याय काफ़ी अच्छा था। ही वॉज ए काइंड एंड, मतलब काइंड मैन है, ये काफ़ी अच्छे पर्सन माने जाते हैं। इन्होंने फिर काफ़ी मुस्लिम मॉस्क्यू, यानी मॉस्क्यू मस्जिदें बनवाई थी। देखिए आप कौन सी बनवाई थी? एक तो कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में, आप जानते इन्हीं के नाम से, वो कुतुब मीनार। इट कम्प्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ, फिर बाद में इसके सन इन लॉ इल्तुतमिश उसको कंप्लीट करते हैं। क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ये भी बनवाई इन्होंने, दिल्ली में थी। 2.5 दिन का चोपड़ा जो अजमेर में है, ये भी इन्होंने बिल्ड करवाया था। इनके जैम्स थे। जैम्स कौन होते हैं? नवरत्न बोलते हैं जैसे, ऐसे इनके रतन थे, यानी रतन कौन कौन थे? 2 थे इनके रतन, हसन आजमी एंड मुबारक शाह। तो आप एक और राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास रतन थे, वो कौन थे? वो अकबर थे, जिनके 9 रतन थे, इनके 2 थे। तो 2 रत्नों वाला राजा इन्हीं को बोला जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कुतुब मीनार के बारे में। जनरल इंफॉर्मेशन, फाउंडेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीटेड किसने किया था? सन इन लॉ शाहउद्दीन इल्तुतमिश ने। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट रेड सैंडस्टोन टावर है। अ वर्क विदाउट पैलर इन इस्लामिक आर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी इस टाइम पे जो इस्लामिक आर्ट देखने को मिलती है इसके अंदर, ऐसी आर्ट कहीं भी इस्लामिक पावर के अंदर किसी भी जगह पर नहीं देखने को मिली है, यानी ये सबसे यूनिक आर्ट का इसमें यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बारे में। तो हम डेथ के बारे में बात करते हैं। इनकी डेथ हो जाती है 1210 AD में। इनके बेटे का नाम था आराम शाह। तो उनकी डेथ कब होती है? फॉल फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एट लाहौर। लाहौर में ये क्या खेल रहे थे? 1210 में एक पोलो गेम खेल रहे थे और हॉर्स से गिर जाते हैं। हॉर्स से गिरते टाइम ही इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज बरीड एट लाहौर, और लाहौर में ही इनको दफनाया जाता है। आराम शाह नॉट एक्सेप्टेड बाय नोबल्स सो कॉल्ड हिज सन इन लॉ, यानी आराम शाह को नोबल्स एक्सेप्ट नहीं करते किंग के तौर पर, इसलिए किसको बुलाया जाता है? इल्तुतमिश को बुलाया जाता है। यानी आराम शाह कुछ ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं करते, यानी ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है उनका। फिर इल्तुतमिश ही राज करते हैं इस डायनेस्टी में। ही इज़ द सूबेदार ऑफ बदनू, यानी ये वहाँ के सूबेदार थे। डिफीटेड आराम शाह, यानी आराम शाह को ये हरा देता है, एक युद्ध करता है उससे छोटा सा, मतलब तभी उनको हरा देता है। यानी 1210 में ही उनको हटा दिया जाता है, मतलब कुछ महीने ही ये बैठता है, बिकम सुल्तान, और ये इल्तुतमिश वहाँ का सुल्तान बन जाता है। आराम शाह की डेथ हो जाती है उसी युद्ध में। फिर हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बात करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुतुब मीनार के पास जो एक पिलर है, आयरन पिलर है, उसके बारे में हम बताएंगे। कुतुब मीनार के पास एक बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पिक में ही आयरन का पिलर है। इसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर यानी 23 फीट आप देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स है, यानी कुतुब मीनार एक कॉम्प्लेक्स की तरह है। और नोटेबल फॉर द रस्ट
रेसिस्टेंस, यानी ये इस पे जंग नहीं लगता है, ऐसा पिलर है ये। कंपोजिशन ऑफ द मेटल यूज इन दिस कंस्ट्रक्शन, यानी इसमें बहुत अच्छी कंपोजिशन मिलाया गया है कि इस पे जंग ना लगे। और आप देख रहे होंगे ये दिल्ली में, और दिल्ली में तो कितना पॉल्यूशन है, उसके बाद भी ये आज भी वैसा का वैसा है। द पिलर हैज अट्रैक्शन द अटेंशन ऑफ आर्कोलॉजिस्ट एंड द मेटलर्जिस्ट, यानी सभी आर्कोलॉजिस्ट और जो मेटल के काम करने वाले होते हैं, इन सभी इसके ऊपर स्टडी भी करते हैं, यानी इनकी आर्ट को ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इट हैज़ बीन कॉल्ड अ टेस्टामेंट ऑफ द स्किल ऑफ एंशिएंट इंडियन ब्लैकस्मिथ, यानी इसको एक आप ये कह सकते हो कि एक टेस्टामेंट मतलब उनके परीक्षण की, यानी उनकी स्किल की परीक्षण करने की भी एक वो है कि एंशिएंट इंडिया में ब्लैक स्मिथ है वो कितना अच्छा काम करते थे, कितनी अच्छी उनके पास स्किल थी, तो उसका टेस्ट आज भी चल रहा है। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के बारे में आप ये देख रहे होंगे, इल्तुतमिश ये हैं, और इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ हैं जो इस पर राज करते हैं। अब हम इल्तुतमिश का टाइम पीरियड देखते हैं 1210 से लेकर 1236 एडी तक। ये कौन सी जाति से थे, मतलब ट्राइब्स इनकी क्या थी? अल्बेरी ऑफ तुर्किस्तान, यानी अल्बेरी ऑफ तुर्किस्तान, मतलब ये तुर्किस्तान से आए थे और तुर्किस्तान से आए थे और बोट स्लेव, यानी इनको भी खरीद कर कौन लाया था? स्लेव की तरह है कुतुबुद्दीन ऐबक लाए थे। इट वाज इंटेलिजेंस एंड नोबलनेस, यानी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी, नोबलनेस थी इनके करैक्टर में। और ही वॉज मैरिड टू हिज मास्टर डॉटर, यानी ये अपनी मास्टर की डॉटर से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से ही शादी कर लेते हैं। अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के क्या बन जाते हैं? गवर्नर बन जाते हैं। आफ्टर ऐबक सडन डेथ, ऐबक की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश असेंड द थ्रोन, और इल्तुतमिश क्या हो जाते हैं? राजा बन जाते हैं वहाँ के। अब हम एक बात और बताएंगे आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन करते थे, लाखों में डोनेशन करने वाला राजा उन्हीं को माना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात थी। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम के क्वाइंस कैसे थे। इस टाइम के क्वाइंस थे वो दो तरह के क्वाइंस होते थे। फर्स्ट वन इज चांदी, यानी सिल्वर क्वाइंस होते थे जिनको हम टका बोलते थे, टका। और दूसरे क्वाइन होते थे कॉपर के, यानी तांबे के, जिनको जीतल बोला जाता था। और जीतल बोला जाता था, इसके बारे में हम देख सकते हैं, इनके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये शायद पर्शियन लैंग्वेज है, तो आप भी सोचिए कौन सी लैंग्वेज है, फिर हम आपको बता रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का एरिया आप देख सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी का एरिया देखो कितना कैप्चर कर लिया था स्लेव डायनेस्टी में। ये कहाँ तक चला गया था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना एंड इंडिया का नॉर्थन पार्ट कवर हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा स्लेव डायनेस्टी का एरिया है। आगे हम बात करते हैं डिफिकल्टीज, यानी इनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। पोजिशन अथॉरिटी वो चैलेंज, यानी इनकी पोजिशन और अथॉरिटी क्या थी? चैलेंज। इल्तुतमिश वाज ए स्लेव, ही हैड नो हेरिडिटरी क्लेम टू द थ्रोन, यानी ये अपने आप को थ्रोन यानी एक राजा के लिए मतलब क्लेम नहीं कर पा रहा था। सो हिज पोजीशन वो चैलेंज हिम फॉर ऑल साइड्स, हर साइड से इसकी पोजीशन को चैलेंज किया जा रहा था। सेकेंडली द नोबल्स वुड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ ए स्लेव, नोबल्स भी ये नहीं चाहते थे कि एक स्लेव यहाँ का राजा बने। द अदर जनरल्स ऑफ मोहम्मद गोरी आल्सो चैलेंज हिज अथॉरिटी, यानी मोहम्मद गोरी के भी इन्होंने चैलेंज था। इवन द रूलर्स ऑफ सिंध एंड गाजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम एज द राइटफुल सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, यानी उन्होंने क्या कहा था? गाजी ने मना कर दिया था कि ये सक्सेसफुल एक राजा नहीं है, ये सही तरीका नहीं है ऐसे राजा बनने का। तो ऐसी मतलब इनके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदू प्रिंसेस ट्राई टू एडवांटेज, यानी हिंदू प्रिंसेस हैं वो इसको एडवांटेज लेने की बात करते हैं। मतलब इनकी जो मतलब कन्फ्यूजन थे उस टाइम पे ये जो चल रहे थे ऐबक की डेथ के बाद, तो उसका एडवांटेज हिंदू जो प्रिंसेस है, राजा हैं, वो भी लेने की कोशिश करते हैं। रूलर्स ऑफ सिंध एंड गाजी, जो रूलर कहाँ के हैं? सिंध के, गाजी के। मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार एंड बंगाल ट्राई टू इंडिपेंडेंट रूलर, यानी उस टाइम पे ये रूलर हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। अचीवमेंट देखिए आप उनकी। रोज द स्टेटस ऑफ सुल्तान, इन्होंने सुल्तान का स्टेटस काफ़ी बढ़ा दिया था, यानी काफ़ी अच्छा बना दिया था।
फॉर डेवलपमेंट इन्वेंटेड स्कॉलर्स मुस्लिम संत, यानी इन्होंने मुस्लिम सेंट जो होते हैं उनके लिए काफ़ी डेवलपमेंट के लिए इनवाइटेड किया था उनको, कि भाई उनको काफ़ी हेल्प मिले ताकि मुस्लिम मतलब जो होते हैं ये अपना प्रचार करते हैं उसमें काफ़ी हेल्प देने के लिए इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की बातें करने के लिए उनको। और इन्होंने क्या किया था, 14 ग्रुप्स का एक तुर्किश नोबल बनाया था, मतलब एक ग्रुप बनाया था 14, जिसमें क्या होते थे, तुर्किश सरदार होते थे जिसको बोला जाता था चालिया, यानी चाहलिया बोला जाता था, यानी 40 लोगों का एक ग्रुप था। पोस्ट फॉर द, ये क्या था, चाहलिया बोला जाता था। प्लेस देम एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट फॉर द बेटर एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, उसके लिए इनको मतलब रिस्पॉन्सिबल रखा जाता था, यानी उनकी जिम्मेदारी बनाई जाती थी ये कि आपको ऐसा इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। फिर हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस क्वाइन, इन्होंने क्वाइन भी कौन से इंट्रोड्यूस किए थे, उससे पहले एक लाइन रह गई शायद, एम्पायर डिवाइडेड इनटू, इसने अपना एम्पायर है वो डिवाइड कर दिया था एकता और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी में, यानी अच्छा इफिशियंसी बनी रहे। इंट्रोड्यूस क्वाइंस, क्वाइंस कौन से थे हम पहले दिखा चुके आपको, सिल्वर, टका, कॉपर, जितल, तो ये सारे इनके क्वाइंस थे। अरेबिक इंस्क्रिप्शन, यानी अरेबिक भाषा इस पे लिखी गई थी। तो आपने सोचा इसके बारे में, मैंने जान करके उस टाइम पर्सिया बोला था कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसमें कौन सी भाषा थी, अरेबिक भाषा थी। आप याद रखिएगा इस भाषा को ताकि आपको अब अच्छे से याद हो जाए। सुन्नी मुस्लिम, इनको माना जाता है कि ये सुन्नी मुस्लिम थे और ट्रीटेड सिहाज हिंदू वेरी बैडली, और हिंदुओं के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ग्रांट ऑफ इन्वेस्टर बाय खलीफा टू हिम, यानी जो ग्रांट्स थे वो दिए जाते थे, यानी खलीफाओं से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी तारीफें मिलती थी। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द ग्रांट ऑफ अचीवमेंट बाय खलीफा टू हिम, तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट थी। अब बात करते हैं हम इनके कोर्ट की। तो कोर्ट में इनके जो फेमस राइटर थे यानी दरबारी थे वो कौन थे, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ये काफ़ी अच्छे राइटर थे, फेमस। रोट अकाउंट्स ऑफ इल्तुतमिश ऑफ रीजन, यानी उनके रीजन के बारे में लिखते थे ये, और रीजन मतलब उन्होंने क्या क्या मतलब सक्सेस शासनकाल क्या था उनका, मतलब क्या क्या किया था उन्होंने, ये सब इसके बारे में लिखा जाता था। लिटरेसी पर्सन्स रूहानी एंड उस्मानी, इनके लिटरेसी पर्सन भी थे दो, कौन थे, रूहानी एंड रुसानी। ग्रेस द हिज कोर्ट, यानी इसकी कोर्ट की शोभा बढ़ा रहे थे ये। इल्तुतमिश वॉज ए स्टेट सुन्नी, यानी एक सुन्नी मुसलमान था, और इसके बारे में हम देख रहे हैं। नोबल्स डिक्लेयर एल्डस्ट सन, यानी इनका जो बड़ा बेटा था फिर इनकी डेथ के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज, जिसको मतलब डिक्लेयर कर देते यानी उसको काबिल ही नहीं मानते। फिर बात आती है कि उसकी भी डेथ हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है 7 मंथ, यानी उनकी डेथ के बाद ही 7 मंथ बाद किसकी, रुकनुद्दीन की डेथ हो जाती है। तो इल्तुतमिश चाहते थे क्योंकि इनकी बेटी थी वो ज़्यादा काफ़ी काबिल थी, जो घुड़सवारी तलवारबाजी काफ़ी स्किल्स थी उनके अंदर, और इतनी काबिलियत को देखते हुए वो चाहते थे कि मेरे बेटे नहीं मेरी बेटी राज संभाले आगे, क्योंकि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करते थे। उनके लिए ये मायने नहीं था कि रिचुअल्स क्या हैं, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, उनकी इच्छा पर ही रजिया आगे जाके रजिया के बारे में हम देखेंगे कि 1236 से लेकर 1240 एडी तक ये राज करती है। ये रजिया सुल्तान है। पिलर ऑफ वुमेन, क्वीन ऑफ द टाइम्स, यानी उस टाइम की क्वीन कह सकते हैं आप। रजिया सुल्तान का नवंबर 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तक द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की ये पहली और आखिरी सुल्तान थी। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्किल थी। रजिया सुल्तान इस पीरियड में जहाँ यहाँ रहती है। नोबल्स हैड नो ओपिनियन टू एक्सेप्ट रजिया एज लीडर, यानी उस टाइम के जो नोबल्स थे, दरबारी थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य में क्या था कि जो महिलाएं थी वो बुरखे में रहती थी, पर्दा प्रथा था काफ़ी, और राजपाट तक तो संभालने की बात ही दूर थी। लेकिन रजिया उस टाइम पे काफ़ी स्किल थी, लेकिन लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया।
हर टास्क नॉट इजी, यानी इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। आप सोच सकते हैं कि कैसे उसने क्या क्या फेस किया होगा। चोस एंड डिसऑर्डर इन कंट्री, यानी उनके खिलाफ कितना कुछ हुआ होगा, फिर भी वो हारती नहीं है। रजिया बिकम द सुल्तान, सुल्तान बन जाती है। रजिया क्रश हर ओपोनेंट्स, जो भी उसके खिलाफ ओपोनेंट थे उन सबको वो क्रैश करती है। गिव हायर पोजीशन टू नॉन तुर्किश नोबल्स, नॉन तुर्किश नोबल को हायर पोजीशन पे रखती है। ड्रेसअप लाइक ए मैन, और एक आदमी की तरह वो ड्रेसअप करती है और काफ़ी रुतबे से वो शासन को चलाती है। रोड हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस पे राइड भी करती है, दरबार में भी आती है, सब कुछ हैंडल करती है वो। नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, नोबल्स को लेकिन उनके आइडिया फिर भी पसंद नहीं आते क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं। 3.5 ईयर रूल्स ओनली, तो इतने टाइम तक वो रूल करती है वहाँ पर। तो ये रजिया के बारे में मैं आपको रजिया की छोटी सी एक स्टोरी भी बताना चाहूँगी। तो स्टोरी ऑफ रजिया आप देखिए, यहाँ पर ये रजिया है और यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे इल्तुतमिश है इसके पीछे, और यहाँ पर नीचे देखिए ये मलिक याकूत है। तो ये 3 कैरेक्टर की स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आपको समझ आएगी। जो इल्तुनिया था ये रजिया को पसंद करता था, तो यानी ये रजिया को पसंद करता है। तो रजिया एक दिन किसी काम से मतलब बाहर जाती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसको परेशान किया जाता है। इसकी सौतेली माँ थी, भाई थे इसके, तो वो काफ़ी परेशान करते, तो ये जाती भी है। तो अपने आप को वहाँ पर ये काफ़ी स्किल पाती है और ये वहाँ पर मलिक याकूत से मिलती है। मलिक याकूत इनको काफ़ी पसंद करता है, तो इनकी चर्चे होने लग जाते हैं। जब ये साम्राज्य में बात आती है मलिक याकूत और रजिया की, तो इल्तुनिया को ये बात पसंद नहीं आती। तो इल्तुनिया को जब ये बात पसंद नहीं आती और नोबल्स को भी पसंद नहीं आती, तो नोबल्स जो होते हैं इसके दरबार के सरदार होते हैं वो और इल्तुनिया ये मिल करके मलिक याकूत की हत्या करा देते हैं। तो मलिक याकूत हट गए रास्ते से, अब बचा कौन? इल्तुनिया एंड रजिया। तो अब इल्तुनिया किससे शादी करेंगे और रजिया किससे करेगी? इल्तुनिया और रजिया की आपस में क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो इनकी ऐसे शादी हुई थी। तो रजिया कहाँ पर मतलब इनकी डेथ होती है, आप ये देखिए। तो रजिया डाइड एरिया एंड टोम हम आपको दिखा रहे हैं। रजिया की डेथ होती है, ये एक मतलब जंगल के रास्ते से कैथल से आ रही थी, तो कैथल वाली जगह पर इनका जो भाई था वो इनकी डेथ करवा देता, कहने में तो यही आता है। तो वहां पर उनकी डेथ करवाई जाती है, किस किस की? रजिया की और इल्तुनिया, यानी ये दोनों ही वहीं पर मारे जाते हैं और फिर वहीं पर इनका टोम बनाया जाता है, और ये उनका टोम है, वहीं पर आप देख रहे हैं। तो आपने ये रजिया के बारे में देखा। फिर हम रजिया के बाद जो आते हैं उनके बारे में, मतलब स्लेव डायनेस्टी के किंग बचते हैं हमारे 2 और किंग, उनकी बात करेंगे। तो आपसे फिर आगे हम, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए हम गियासुद्दीन बलबन की और इनकी बाद में बात करते हैं। तो आप देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का जो नाम है लर्निंग फॉर लाइट, इसका मतलब ही ये होता है कि हम सिर्फ वो लर्निंग कराना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में सिर्फ लाइट ही लाइट हो, यानी प्रकाश ही प्रकाश हो, जिससे आप दूसरों तक बांट सकें। यानी कुछ भी हम कंजर्व करके नहीं रखना। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप आगे किस विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं अपने कमेंट में लिख सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई भी बात है वो ज़रूर लिख करके हम तक भेजिएगा। आगे हम ऐसे जुड़े रहेंगे, काफ़ी बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।